National income is considered as the most comprehensive measure of the performance of an economy. Means if you want to know the level of the economic development of a country, you have to take a look upon its national income. However, its measurement is an extremely complicated task. Hello दोस्तों, I'm Gagan, and in today's video we will study part 4 of 12th Macroeconomics National Income and Related Aggregates. If you want to take the full advantage of this video, then please check out the first 3 parts of the chapter, link of which are given in the I button above and in the description below. So without talking further, let's get into today's video और चलिए सीखते हैं। इंडिया के अंदर नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स हैं और वो तीनों ही मेथड कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले मैं एक इकोनॉमिक एक्टिविटी का नाम लिख रहा हूं यहां पर, जो है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के बाद इनकम, देन एक्सपेंडिचर। प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के थ्रू गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया जाता है और जब वो प्रोडक्शन होता है तो हमारी वैल्यू एडिशन होती है। मींस सपोज इस लेवल पे मैं प्रोडक्शन कर रहा हूं तो कोई भी चीज को वैल्यू ऐड करके बना रहा हूं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जब बनाया जाता है तो वो लोग पैसा पे करते हैं, इनकम पे करते हैं इन लोगों को, यानी ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हमने इनकम दिया। देखिए बेसिकली इस लेवल पे प्रोडक्शन हुआ तो इस वैल्यू पे यानी इस लेवल पे हमारा जो नेशनल इनकम का मेजर निकला उसका नाम रखा गया वैल्यू एडेड मेथड। इस लेवल पे इनकम हो रही है लोगों की, यानी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को पेमेंट करी तो उन लोगों की इनकम हुई और जब उनकी इनकम हुई तो यहां इस लेवल पर हम लोग नेशनल इनकम मेजर करेंगे थ्रू इनकम मेथड। और उसके बाद ये लेवल आया, इस लेवल पे जो इन लोगों को इनकम हुई थी, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इनकम हुई थी, वो इनकम इन लोगों ने स्पेंड करी ऑन द कंजम्पशन ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर, यानी उन लोगों ने फाइनल गुड्स को परचेज किया। देखिए यहां पर प्रोडक्शन हुआ, प्रोडक्शन जो हुआ था वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को पेमेंट की गई तो इन लोगों की इनकम हुई और वो इनकम अगेन खर्च हुई एक्सपेंस करने में, एक्सपेंडिचर करने में फाइनल गुड्स के। तो यहां पर हमारे पास नेशनल इनकम को मेजर किया जाएगा एक्सपेंडिचर मेथड से। अगर हम इसको और थोड़ा सा समझना चाहें तो बेसिकली ये कहना चाहता है कि किसी भी कंट्री के अंदर जो गुड्स का प्रोडक्शन है वो 3 स्टेजेस में होता है। पहले उसका प्रोडक्शन होगा, जिस बंदे ने उसको प्रोडक्शन किया है, जिससे भी मैंने हेल्प ली है, मैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इनका यूज करके, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का यूज करके गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा हूं तो डेफिनेटली इन लोगों को पेमेंट की होगी। तो जब मैंने प्रोडक्शन किया तो इनको पेमेंट की तो इनकी इनकम हुई और जब इन लोगों की इनकम हुई तो वो इनकम को इन्होंने स्पेंड किया। ध्यान से देखिए, नेशनल इनकम को मेजर करने के 3 तरीके हैं, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। वैल्यू एडेड मेथड के अंदर जो वैल्यू ऐड हुई प्रोडक्शन में उसके थ्रू नेशनल इनकम को मेजर किया जाएगा। इस मेथड में जो इनकम रिसीव हुई इनको, उसके थ्रू नेशनल इनकम को मेजर किया जाएगा और फाइनली जो इनकम स्पेंड हुई ऑन दिस प्रोडक्शन, यानी ये जो एक्सपेंडिचर हुआ है ये ऑन दिस प्रोडक्शन ही हुआ है। तो अगर आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, अगर मैं इस इनकम को टोटल कर लूं या फिर इनके एक्सपेंडिचर को टोटल कर लूं, पॉइंट तो एक ही है, यानी इसका आंसर और इसका आंसर बिल्कुल सेम होना चाहिए। अल्टीमेटली हमारे नेशनल इनकम के तीनों मेजर से सेम आंसर आएगा। और आज के इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं वैल्यू एडेड मेथड को इन डिटेल। आज की वीडियो फोकस होगी वैल्यू एडेड मेथड के ऊपर, तो चलिए करते हैं। हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं वैल्यू एडेड मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। क्या है वैल्यू एडेड मेथड और हमें इसमें नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट करना है। वैल्यू एडेड मेथड को कैलकुलेट करने से पहले, इसका फॉर्मूला यहां लिखने से पहले, मतलब इसको मीनिंग समझते हैं कि मेथड कहता क्या है। ये मेथड कहता है, देखो नेशनल इनकम क्या है, जो भी हमने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करी हैं उन सबका टोटल, ठीक है, उन सबकी वैल्यू का टोटल करना हमारा नेशनल इनकम है। तो वैल्यू एड मेथड कहता है कि ऑन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जितने भी लेवल से होके, सपोज ये है लेवल 1, ये है लेवल 2 एंड दिस इज लेवल 3 एंड यहां पर फाइनल कंजम्पशन हो रहा है। सो जितने भी लेवल पे हमारी उस गुड्स में जो भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वैल्यू जो ऐड हो रही है
जो भी हमारी वैल्यू ऐड हो रही है, अगर हम उन सब का टोटल कर दे तो हमारे पास उस प्रोडक्ट की वैल्यू एडेड निकल आएगी। वैल्यू एडेड का मतलब है उस प्रोडक्ट को हमने कितने का फाइनली प्रोड्यूस किया है वो निकल आएगा। सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एक फार्मर है जो यहां पर एक मिलर है। फार्मर मिलर को 500 रुपीस का क्या बेचता है, वीट बेचता है। मिलर आगे बेकर को 700 रुपीस का उससे वीट से फ्लोर बना के, आटा बना के बेचता है, और बेकर फाइनली उससे ब्रेड बना के फाइनल कंज्यूमर को बेच देता है 1000 रुपीस की। ध्यान से देखिए, यहां से यहां गया प्रोडक्शन, फिर यहां से यहां गया, ये इसके लेवल्स थे। यहां पर मैं कह रहा हूं कि इस बंदे ने 500 रुपए अपनी जेब से खर्चे, या फिर इसने इससे 500 रुपए कमाए, फार्मर ने 500 रुपीस की इनकम करी। यहां पर मिलर ने 500 की चीज को आगे 700 में बेचा है। इसने बेकर को 700 में बेचा है। दैट मींस मैं कह सकता हूं कि 700 का इसने बेचा, 500 का इसने खरीदा था, तो 200 रुपीज इसने इस फाइनल प्रोडक्ट में जो भी बन रहा है उसमें वैल्यू ऐड करी। फाइनली इसने 700 का इसको 1000 में बेचा था। मैं कहता हूं कि 1000 रुपीज का अब इसने इसको बेचा है, ठीक है, तो इस बेकर को मिला कितने का था, 1000 का इसने बेचा है फाइनल कंजम्पशन के लिए, मिला तो इसको 700 का था। तो मैं कह सकता हूं इसने 300 रुपए की वैल्यू ऐड करी 300 रुपीज की। तो हमारे पास जो वैल्यू एडेड है प्रोडक्शन में वो ये आ गई। यानी एवरी स्टेज लोगों की जो इनकम हुई है वो ये हुई है। अब बच्चे गलती क्या करेंगे, गलती करेंगे ये कि ये भी हमारी इनकम है, ये भी हमारी इनकम है, ये भी हमारी इनकम है। अरे मेरे भाई, जो इसके अंदर इनकम है वो तो 500 रुपीज इसका भी ऐड है, और जो इसके अंदर इनकम है 700 रुपीज इसका भी ऐड है। तो यानी हमें जो नेट वैल्यू एडेड हुआ है हर लेवल पे उसी को काउंट करना है। और वैल्यू एडेड मेथड यही कहता है कि आप ऑन एवरी लेवल ऑफ प्रोडक्शन आप टोटल कैलकुलेट कर लो कि कितनी वैल्यू ऐड हुई है और उन सबको टोटल कर दो, आपका नेशनल इनकम निकल आएगा। तो बहुत ही सिंपल सा मेथड है। आइए अब हम इसका फॉर्मूला देखते हैं। इसका फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। मींस कह रहा है जो भी आपकी वैल्यू ऑफ आउटपुट है आप उसमें से इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस कर दो, आपकी वैल्यू एडेड निकल आएगी। और अगर हम सभी वैल्यू एडेड को, मींस ये वाली वैल्यू एडेड, ये वाली वैल्यू एडेड, ये वाली वैल्यू एडेड, ऑन एवरी स्टेज जो भी हमारी वैल्यू एडेड निकली होंगी सबको ऐड कर देंगे तो हमारे नेशनल इनकम के हम पास पहुंच जाएंगे। वैल्यू एडेड हमें नेशनल इनकम का आंसर नहीं देता, वैल्यू एडेड मेथड हमें आंसर देता है GVAMP का। ये हमारा एग्रीगेट था नेशनल इनकम का। सर हमने ऐसा तो कभी नहीं पढ़ा, पर हमने ये तो पढ़ा था GDPMP। बिल्कुल, वैल्यू एडेड मेथड का मतलब है GDPMP, यानी हमारा वैल्यू एडेड मेथड से GDPMP निकलेगा जिसको हम लोग नेशनल इनकम में चेंज करेंगे। अभी चेंज करना सीखेंगे। फर्स्ट हमें स्टडी करने हैं इसके कंपोनेंट्स, वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अगर आपको ये कंपोनेंट समझ आ जाते हैं तो इस मेथड में कुछ नहीं है। तो चलिए ये कंपोनेंट को स्टडी करते हैं। तो इस फॉर्मूला में हमारे पास फर्स्ट कंपोनेंट है वैल्यू ऑफ आउटपुट। बात करते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट की। वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या चीज? वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब है गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। जो भी हमने वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया है उनकी वैल्यू का टोटल है वैल्यू ऑफ आउटपुट। कैसे कैसे फाइंड कर सकते हैं, यानी कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ आउटपुट। ध्यान से समझिएगा। वैल्यू ऑफ आउटपुट कैलकुलेट करने के लिए मैंने एक करके कहते हैं पर्टिकुलर ईयर में जो भी गुड्स प्रोड्यूस किया वो सारा का सारा सोल्ड आउट कर दिया। यानी जो मेरी सेल थी मैंने वही तो बनाया था, क्योंकि जो बनाया और बेच दिया, तो जो मेरी सेल थी वही हो गया मेरा वैल्यू ऑफ आउटपुट। बट जो मेरी सेल थी मैंने वो सारा नहीं बेचा, कुछ अनसोल्ड स्टॉक मेरे पास बच गया, तो फिर मेरा वैल्यू एडेड कैसे निकलेगा? तो मेरा वैल्यू एडेड निकलेगा जो मेरी सेल होगी प्लस उसके अंदर जो मेरा अनसोल्ड स्टॉक होगा उसको मैं प्लस कर दूंगा।
ध्यान दीजिए, ये अनसोल्ड स्टॉक आपने तब प्लस करना है जब आपके पास ओपनिंग में कोई स्टॉक नहीं पड़ा हुआ। यानी ये मैंने दो मेथड से निकालना सिखाया। एक तो जब मेरे पास जो सेल थी मैंने सारा का सारा आउटपुट बेच दिया, यानी कि सारा का सारा बेच दिया, तो वो मेरा वैल्यू ऑफ आउटपुट हो गया। बट अगर जो मेरे पास सेल थी मैंने पूरा गुड्स नहीं बेचा, उसमें से कुछ बचा हुआ था, तो मुझे तो गुड्स प्रोड्यूस की वैल्यू लेनी है, गुड्स सोल्ड की नहीं, मुझे टोटल गुड्स प्रोड्यूस की वैल्यू लेनी है। तो ये जो प्रोड्यूस किया होगा मैंने और जो अनसोल्ड स्टॉक पड़ा होगा ये भी मेरा जो होगा गुड्स प्रोड्यूस्ड होगा, तो इनको टोटल कर दूंगा तो वैल्यू एडेड निकल आएगी, यानी वैल्यू ऑफ आउटपुट निकल आएगा। एक तीसरा तरीका देखिए, ये तो अनसोल्ड स्टॉक था, मींस एक पर्टिकुलर ईयर की बात करता हूं, सपोज 2020-21 इस ईयर की बात करो। इस ईयर में मैंने कुछ पार्ट सोल्ड किया और कुछ पार्ट मेरे पास अनसोल्ड बच गया, यानी ये मैं बोल सकता हूं अनसोल्ड स्टॉक इसी ईयर का मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक था। बिल्कुल, तो मैंने दोनों को ऐड किया, टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट निकल आया कि मैंने इस साल कितना प्रोड्यूस किया था। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ स्टॉक आपके पास पिछले साल का भी पड़ा हो। जैसे एग्जांपल लेते हैं, आपके पास इस ईयर में ओपनिंग स्टॉक पड़ा हुआ है 1 लाख का, आपने सेल किया है 4 लाख का, और क्लोजिंग स्टॉक आ गया यानी अनसोल्ड स्टॉक आ गया ड्यूरिंग द ईयर 2 लाख का। नाउ आई वांट टू आस्क व्हाट इज वैल्यू ऑफ आउटपुट, यानी आपने कितना ड्यूरिंग द ईयर प्रोड्यूस किया था। तो आप कैसे निकालोगे? देखो, सेल तो आपकी है ही है, यानी इसको निकालने के लिए आप सेल के अंदर प्लस करोगे चेंजेस इन स्टॉक। चेंजेस इन स्टॉक का क्या मतलब है? चेंजेस इन स्टॉक का मतलब क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, यानी चेंजेस इन स्टॉक का मतलब जो मेरा क्लोजिंग स्टॉक होगा उसमें से माइनस करूंगा मैं ओपनिंग स्टॉक। ध्यान से देखिए, इसका मीनिंग समझते हैं। 4 लाख, मैं ये मान रहा हूं कि ये वाला तो सारा का सारा इसी ईयर प्रोड्यूस हुआ है, और जो एंड में 2 लाख बच रहा है ये सारा इस साल का नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें से 1 लाख तो प्रीवियस ईयर का भी होगा ना। चाहे आप इस 1 लाख को इस सेल के अंदर इंक्लूड कर लो, तब यहां से माइनस करना पड़ेगा। अगर मैं इस क्लोजिंग स्टॉक में मान रहा हूं तब मुझे इसमें से माइनस करना पड़ेगा, यानी इस 2 लाख में से 1 लाख तो प्रीवियस ईयर का होगा, जो क्योंकि प्रीवियस ईयर से बच के आया होगा तभी तो इस ईयर का ओपनिंग स्टॉक बना है। यानी इस 2 लाख में से 1 लाख तो करंट ईयर का है, ये 1 लाख करंट ईयर का है, और जो बाकी 1 लाख बचा हुआ है ये प्रीवियस ईयर का है। तभी मैंने इस स्टॉक को 1 लाख को, ओपनिंग स्टॉक को यहां से बाहर निकाला, ओपनिंग को माइनस किया, तो मेरे पास जो इस ईयर का प्रोडक्शन हुआ होगा वो आ गया। तो मेरा वैल्यू, जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है उसको मैं 3 तरीके से निकाल सकता हूं। इफ द एंटायर आउटपुट इज सोल्ड देन माय वैल्यू ऑफ आउटपुट विल बी माय सेल्स। इफ नॉट द एंटायर आउटपुट इज सोल्ड बट मुझे ओपनिंग स्टॉक नहीं गिवन होगा, तो जो मेरी सेल होगी उसके अंदर मैं अपना अनसोल्ड स्टॉक यानी कि क्लोजिंग स्टॉक ऐड कर दूंगा, तो मेरा वैल्यू ऑफ आउटपुट आ जाएगा। और अगर मुझे ओपनिंग स्टॉक भी गिवन हो तो सेल्स प्लस चेंजेस इन स्टॉक को मैं करूंगा, यानी चेंजेस इन स्टॉक का मतलब क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, तो मेरा वैल्यू ऑफ आउटपुट निकल आएगा। तो ये तरीके थे जिसके थ्रू मैंने वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाला। वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईयर। हमारे पास सेकंड कंपोनेंट है हमारा इंटरमीडिएट कंजम्पशन। देखो, आप जब भी कुछ भी सोल्ड आउट करते हो या कुछ भी प्रोड्यूस करते हो तो उसकी प्रोडक्शन के लिए कुछ इंटरमीडिएट कंजम्पशन यानी कि इनपुट्स का यूज करते हो, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज करते हो, तभी तो कोई चीज प्रोड्यूस कर पाते हो। याद करो हमारा एग्जांपल, हमने क्या किया था कि जब मिलर ने बेकर को बेचा, इसने इसको 700 का बेचा था और 500 रुपए का इसने खरीदा था फार्मर से। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मिलर ने जब 700 का बेचा है तो 500 को खरीदा था ना, तो 200 रुपए इसने वैल्यू ऐड करी। यहां पर भी यही चीज है, यानी ये 500 है, इसका इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो गया, और जो 700 था वो वैल्यू ऑफ आउटपुट हो गया। चलिए आइए इंटरमीडिएट कंजम्पशन के बारे में कुछ और बातें करते हैं। वैल्यू एड मेथड का फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट के बारे में हमने बातें कर ली है, और अब हमने बातें करनी है इंटरमीडिएट कंजम्पशन के बारे में। इससे पहले वैल्यू ऑफ आउटपुट के बारे में एक बात और करते हैं। कह रहा है कि अगर ना हमें क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है सेल्स और उसके नीचे फिर से लिख देता है वो एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स भी हमारी एक तरीके की सेल है, बस जो आउट ऑफ इंडिया होती है, यानी कि इंडिया में ना होकर दूसरी कंट्री में हम करते हैं। कह रहा है कि अगर सेल्स वर्ड लिखा हुआ है तो आपने एक्सपोर्ट ऐड नहीं करना। सेल का मतलब है टोटल सेल, और इसके अंदर डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट दोनों ऐड है। हाँ, अगर स्पेसिफिकली लिखा हुआ है डोमेस्टिक सेल्स
एंड देन आपको गिवन है एक्सपोर्ट्स, तब आप इन दोनों को ऐड करोगे और टोटल सेल्स यानी कि टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालोगे। बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूं कि एक्सपोर्ट्स आर नॉट सेपरेटली इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ सेल्स, इन द वैल्यू ऑफ आउटपुट, अगर आपको सेल्स की फिगर गिवन हो। हाँ, अगर स्पेसिफिकली वो स्पेसिफाई करेगा कि डोमेस्टिक सेल्स है और एक्सपोर्ट्स अलग है, तब हम दोनों को ऐड करेंगे और हमारी टोटल सेल वैल्यू ऑफ आउटपुट बन जाएगी। हाँ जी, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट को हमने पूरा कर लिया है और अब बात है इंटरमीडिएट कंजम्पशन की। इंटरमीडिएट कंजम्पशन के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब है वैल्यू ऑफ ऑल इनपुट्स टू प्रोड्यूस दिस वैल्यू ऑफ आउटपुट। जो भी हमने वैल्यू ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस की है, उसको प्रोड्यूस करने के लिए जो इनपुट्स यूज किए हैं, उसका मतलब है इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अच्छा, बहुत सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हो सकते हैं जो आप यूज करो। परचेजेस, जो आप रॉ मटेरियल परचेज करते हो प्रोड्यूस करने के लिए, वेजेस, सैलरीज पे करते हो, सबको ऐड किया और वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो गया। अब जैसे हमने यहाँ पर वैल्यू ऑफ आउटपुट के बारे में पढ़ा कि हमने एक्सपोर्ट्स को सेपरेटली ऐड नहीं करना, वैसे ही इंटरमीडिएट कंजम्पशन में देखो दो चीजें हो सकती है। एक तो आपने जो रॉ मटेरियल यानी बनाने के लिए, इस प्रोडक्शन को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल परचेज किया था, हो सकता है वो डोमेस्टिकली परचेज किया हो, यानी डोमेस्टिक मार्केट से, मैं इसको डोमेस्टिक परचेज बोल देता हूं। और ये भी हो सकता है और कि आपने इंपोर्ट्स किए हो, यानी बाहर से रॉ मटेरियल मंगा के उसको प्रोड्यूस किया हो। तो अगर आपको वर्ड गिवन है डोमेस्टिक परचेजेस और उसके साथ इंपोर्ट्स, तब तो आप ऐड करके टोटल इंटरमीडिएट कंजम्पशन निकालोगे। बट अगर आपको क्वेश्चन में गिवन होता है इंटरमीडिएट कंजम्पशन एंड देन उसके बाद भी इंपोर्ट दे देता है, तो आपने उसको ऐड नहीं करना। इसका मतलब है कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन हमारी टोटल फिगर है और इसके अंदर इंपोर्ट्स और बाकी सारे जो भी हमारे इंटरमीडिएट कंजम्पशन, जो भी हमारी वैल्यू ऑफ इनपुट है, वो सब कुछ ऑलरेडी एडेड है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था इंटरमीडिएट कंजम्पशन का और ये हमारा कॉन्सेप्ट था वैल्यू ऑफ आउटपुट का। हमने यहाँ पर पढ़ा कि इंपोर्ट्स को सेपरेटली ऐड नहीं करेंगे हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन में, अगर हमें वर्ड गिवन हो इंटरमीडिएट कंजम्पशन। हाँ, अगर डोमेस्टिक परचेजेस गिवन हो और फिर हमें इंपोर्ट्स गिवन हो, तो हम उसको ऐड करके टोटल इंटरमीडिएट कंजम्पशन फाइंड करेंगे। तो हमने इस फॉर्मूले को, वैल्यू एड मेथड का जो फॉर्मूला है हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, को बहुत अच्छे से समझ लिया है। जीवीएमपी यानी वैल्यू एड मेथड हमारा जीवीएमपी के इक्वल होगा। जीवीएमपी हमारा जीडीपीएमपी के इक्वल होता है। तो सर हमें नेशनल इनकम कहां मिली? तो ध्यान से सुनो, नेशनल इनकम का क्या मतलब है? नेशनल इनकम का मतलब है एनएनपीएफसी। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, आप लोगों ने यहां से जीडीपीएमपी तो फाइंड कर लिया, क्या आप एनएनपीएफसी पे नहीं पहुंच सकते? अरे लास्ट क्लास में हमने एग्रीगेट्स को चेंज करना सीखा था कि हम एक एग्रीगेट से दूसरे एग्रीगेट पे कैसे शिफ्ट होते हैं। बिल्कुल उसका यूज करके हम लोग एनएनपीएफसी पे यानी हमारी नेशनल इनकम पे पहुंच सकते हैं। तो वैल्यू एडेड मेथड हमें निकाल के देता है जीडीपीएमपी और जीडीपीएमपी से हम पहुंच जाते हैं एनएनपीएफसी पे। अब वो कैसे पहुंचते हैं आप लोगों को ऑलरेडी आता है, पर चलिए एक बार देखते हैं। हाँ जी, तो वैल्यू एडेड मेथड से हमने जीवीएमपी which is equal to GDPMP find कर लिया है। And where we want to reach? We want to reach our national income which is NNPFC। हमारे पास क्या है? मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में जब एग्रीगेट्स को सॉल्व करना सिखाया था कि जो चीज हमें फाइंड करनी है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड रख लेंगे और जो चीज हमें गिवन है, हमें GDPMP गिवन है जो हमने फाइंड किया है वैल्यू एड मेथड से, GDPMP को कन्वर्ट कर देंगे NNPFC में। हम ग्रॉस पे है, हमें नेशनल पे जाना है, यानी इसमें से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे। डेप्रिसिएशन के बारे में हम बहुत सारी बातें कर चुके हैं। हम लोग डोमेस्टिक पे है, हमें नेशनल पे जाना है, यानी हम लोग NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर देंगे। NFIA को निकालने के लिए हम क्या करते थे? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। जो हमने रिसीव किया उसमें से जो हमने बाहर पे किया उसको माइनस कर देते थे। फाइनली प्रोडक्ट सेम, और MP पे हम है, हमें FC पे जाना है। MPC मार्केट प्राइस, आप फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाने के लिए NIT को ऐड करते थे, तो MP से FC पे जाने के लिए NIT को माइनस करेंगे। तो अगर हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो हम पहुंच जाएंगे हमारी नेशनल इनकम विच इज NNPFC। तो हमने हमारा फर्स्ट मेथड कंप्लीट कर लिया कि हम किस तरीके से वैल्यू एड मेथड का यूज करके नेशनल इनकम को फाइंड करेंगे। यही था हमारा फर्स्ट मेथड, इसके साथ ये कंप्लीट होता है।
आइए हम इसका एक प्रैक्टिकल करते हैं और इसको सीखते हैं, क्योंकि जब तक हम प्रैक्टिकली करेंगे इसका हमें यूज करना नहीं आएगा कि इसको यूज कैसे करना है। तो चलिए प्रैक्टिकल करते हैं। तो ये है हमारे पास एक प्रैक्टिकल एग्जांपल जिसके थ्रू हम जीवीए एमपी या वैल्यू एडेड मेथड की एप्लीकेशन को सीखेंगे। क्या गिवन है हमारे पास? सबसे पहले हमारे पास कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, हमें पता है ये क्या होता है, ये होता है डेप्रिसिएशन। हमारे पास दो फॉर्म्स का काम गिवन है, ध्यान से देखिए, एक फॉर्म पी है, क्यू है, ये हमें रिक्वायरमेंट्स है। पहले हम डाटा को देख लेते हैं फिर रिक्वायरमेंट्स देखेंगे। तो हमें गिवन है सेल्स बाय फॉर्म पी टू क्यू, कह रहा है कि फॉर्म एक पी है हमारे पास, एक पी बिजनेस है हमारा जिसने बिजनेस क्यू को कुछ प्रोडक्ट बेचा है 200 रुपीज का। उसके बाद सेल्स ऑफ क्यू यानी हमारी जो क्यू फॉर्म है उसने गवर्नमेंट को सप्लाई किया 100 रुपीज की। ये सारी फिगर्स करोड़ में है। सेल्स बाय पी, पी की सेल्स गिवन है 500। चेंजेस इन स्टॉक ऑफ फॉर्म पी के स्टॉक में जो चेंजेस आए वो गिवन है। चेंजेस इन स्टॉक का फॉर्मूला हम कर चुके हैं, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, यानी हमें क्लोजिंग माइनस ओपनिंग ऑलरेडी करके गिवन है यहाँ पे। सेल्स बाय क्यू टू हाउस होल्ड्स, क्यू फॉर्म क्यू की सेल्स गिवन है हाउस होल्ड्स की। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ क्यू, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ क्यू, ओपनिंग स्टॉक ऑफ क्यू। परचेजेस बाय पी, पी फॉर्म की परचेजेस गिवन है। और उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्सेस पेड बाय बोथ फॉर्म्स ने जो इनडायरेक्ट टैक्सेस पे किए वो 75 करोड़ के हैं। अब हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या है? हमारी रिक्वायरमेंट्स है कि हमें वैल्यू एडेड बाय फॉर्म पी एंड क्यू फाइंड करना है। फाइंड वैल्यू एडेड बाय फॉर्म पी एंड क्यू। उसके बाद हमें जीडीपी एमपी फाइंड करना है एंड देन फिर एनवीएएफसी। एनवीएएफसी का मतलब है नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। हम क्या फाइंड करते हैं? हम लोग ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस फाइंड करते हैं। यहां पर हम लोग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस विच इज इक्वल टू ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस ही होगा। तो हमें इसको कन्वर्ट कर देना है नेट वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट पे। बहुत आसान है, कर देंगे। देखिए ये क्वेश्चन के अंदर आपको दो फॉर्म्स साइमल्टेनियसली लेके चली चलनी, आप दोनों फॉर्म्स का काम अलग अलग करो। मैं पहले फॉर्म पी का काम कर लेता हूं फिर क्यू का करूंगा। यानी पहले मैं वैल्यू एडेड फाइंड करूंगा, यानी वैल्यू एडेड फॉर फॉर्म पी। ध्यान से इस फॉर्मूला की एप्लीकेशन, वैल्यू एड जो मेथड है हमारा उसकी एप्लीकेशन को ध्यान से देखिए। जो भी आपको फॉर्म पी से रिलेटेड आइटम्स है उनको देख लीजिए। एक है हमारे पास ये फॉर्म पी से रिलेटेड, गिवन है सेल्स बाय फॉर्म पी टू फॉर्म क्यू विच इज 200। और हमें क्या गिवन है फॉर्म पी के लिए? एक तो हमें ये गिवन है और उसके अलावा एक सेल्स ऑफ पी, एक हमें ये आइटम गिवन है और हमें पी के लिए परचेजेस ऑफ पी ये गिवन है। ठीक है, ये हमारे पास तीन आइटम्स हैं जो पी के लिए गिवन है। आइए देखते हैं इसका वैल्यू एड कैसे निकलेगा। तो वैल्यू एडेड का फॉर्मूला हमने लिखा हुआ है। वैल्यू एडेड का हमारा फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ध्यान से देखिए वैल्यू ऑफ आउटपुट हमारा क्या है? हमारे पास यहां पर सेल्स गिवन है, सेल्स बाय फॉर्म पी, यानी ये हमारा वैल्यू एडेड हुआ, प्लस चेंजेस इन स्टॉक। हमें यहां पर चेंजेस इन स्टॉक भी गिवन है फॉर्म पी के लिए, ये भी हमें पी की आइटम है तो हम इसके अंदर प्लस कर देंगे चेंजेस इन स्टॉक। ठीक है, ये हो गया हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट। माइनस करेंगे इसमें से इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब है जो हमने परचेज की होगी। ये देखिए यहां पर गिवन है परचेज बाय फॉर्म पी, यानी यहां पर माइनस कर देंगे परचेजेस बाय फॉर्म पी, तो हमारे पास निकल आएगा वैल्यू एडेड ऑफ फॉर्म पी। वैल्यू एडेड ऑफ पी निकल आएगा हमारे पास। ध्यान से देखिए सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल्स की फिगर हमें कितनी थी? 500 प्लस 20 माइनस परचेजेस बाय पी, परचेज थी 320, तो 520 माइनस 320, यहां पर वैल्यू एडेड आ गई हमारे पास 200। इसको मैं बोल सकता हूं जीवीए एमपी निकल आया हमारे पास। वैल्यू एडेड इज इक्वल टू जीवीए एमपी ऑफ फॉर्म पी। फॉर्म पी के लिए निकल आया जीवीए एमपी इज 200। ये तो हमने फॉर्म पी की कैलकुलेशन कर ली। ध्यान से देखिए यहां पर गिवन है सेल्स पे फॉर्म पी टू क्यू, यानी ये भी तो हमें फॉर्म पी की सेल्स है बट यहां पर हमने इसको कंसीडर नहीं किया। ध्यान से देखिए यहां पर क्या गिवन है, ये वर्ड है हमारे पास सेल्स टू ऑफ पी। यहां पर कहीं ऐसा बोला गया है कि ये जो पी ने सेल करी है ये एक्सक्लूडिंग है दिस सेल्स, यानी हमें अंडरस्टूड है ये कि जब हमें सेल्स वर्ड लिखा है तो उसके अंदर अदर सेल्स जो भी है वो सब कुछ ऐड है।
अगर यहाँ पर बोला होता सेल्स एक्सक्लूसिव ऑफ दिस, देन मैं इसको ऐड करता। तो यहाँ पर अंडरस्टूड है कि ये वाली सेल इसके अंदर ऑलरेडी ऐड है, इसलिए फॉर्म पी के लिए इसका यूज खत्म हो गया। तो हमने फॉर्म पी के लिए बाकी 4 कंपोनेंट्स को यूज करके हमारी वैल्यू एडेड जीवीए एमपी फॉर फॉर्म पी निकाल दिया। अब हम बात करते हैं वैल्यू एडेड फॉर फॉर्म क्यू के लिए। हाँ जी, तो कैलकुलेट करते हैं वैल्यू एडेड बाय फॉर्म क्यू और देखते हैं फॉर्म क्यू के लिए हमें क्या क्या कंपोनेंट गिवन है। हमें कंपोनेंट गिवन है, ये देखिए, सेल्स बाय फॉर्म पी टू क्यू। अगर फॉर्म पी ने क्यू को सेल किया है तो क्यू ने परचेज किया है, यानी ये हमारा कंपोनेंट क्यू के लिए भी है। उसके बाद हमें सेल्स बाय ऑफ क्यू टू गवर्नमेंट, क्यू फॉर्म ने गवर्नमेंट को सेल की है 100 रुपए की, 100 करोड़ की। उसके अलावा हमें यहाँ पे सेल्स ऑफ क्यू टू हाउस होल्ड गिवन है, ये वाला कंपोनेंट, ये कंपोनेंट और ये अभी हमें 3 कंपोनेंट मिल गए। नेक्स्ट क्लोजिंग स्टॉक ऑफ क्यू, ओपनिंग स्टॉक ऑफ क्यू, ये भी हमें क्यू के लिए, यही कंपोनेंट है हमारे क्यू के लिए। तो आइए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला सेम है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट के लिए हमें क्या क्या गिवन, देखिए यहां पर गिवन है सेल्स ऑफ क्यू टू गवर्नमेंट एंड सेल्स ऑफ क्यू टू हाउस होल्ड्स। हमें यहां पर दोनों स्पेसिफिक सेल्स गिवन है, तो हमें टोटल वैल्यू एडेड निकालने के लिए दोनों सेल्स को ऐड करना पड़ेगा, यानी सेल्स टू गवर्नमेंट प्लस सेल्स टू हाउस होल्ड्स। ये तो हमें पास टोटल सेल आ गई, प्लस चेंजेस इन स्टॉक। चेंजेस इन स्टॉक के लिए हमारे पास यहां पर फॉर्म क्यू के लिए क्लोजिंग और ओपनिंग स्टॉक दोनों है, यानी यहां पर क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो ये निकल आया मेरा वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट में से मुझे माइनस करना है इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन के लिए देखिए मुझे परचेजेस गिवन है, ये रहा परचेजेस बाय फर्म पी टू क्यू, सॉरी सेल्स बाय फर्म पी टू क्यू, दैट मींस ये क्यू की परचेजेस है, तो यही हमारा इंटरमीडिएट कंजम्पशन हुआ क्यू के लिए, यानी कि परचेजेस फ्रॉम पी। तो हमने वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन करेंगे तो हमारा वैल्यू एडेड यहां पर भी निकल आएगा। आइए फिगर्स ले लेते हैं। हमें सेल्स गवर्नमेंट वाली गिवन थी 100 प्लस सेल्स टू हाउस होल्ड्स है हमारे पास 350 प्लस चेंजेस इन स्टॉक, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक है हमारे पास 40, ओपनिंग इज 30। ये इसके बाद हमारे पास परचेजेस फ्रॉम पी से कितनी परचेज हुई 200, तो हमारा यहां पर आंसर आ जाएगा 450 450 460 260। तो यहां पर हमारा जीवीए एमपी फॉर फॉर्म क्यू निकल आया जीवीए एमपी। फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी वैल्यू एडेड बाय फॉर्म पी टू क्यू, तो हमने दोनों वैल्यू एडेड निकाल ली। जो हमारा जीवीए यानी वैल्यू एडेड फॉर जीवीए एमपी फॉर्म पी निकला था विच इज 200 एंड फॉर क्यू जीवीए एमपी हमने फाइंड किया 260। तो दोनों फॉर्म्स के लिए हम लोग फर्स्ट रिक्वायरमेंट को पूरा कर चुके हैं। सेकेंड रिक्वायरमेंट है जीडीपी एमपी। याद कीजिए वैल्यू एडेड मेथड से जीडीपी एमपी तब निकलेगा जब हम सभी जीवीए एमपी को प्लस कर देंगे, यानी जो टोटल हमारा जीडीपी एमपी हुआ वो हुआ इन दोनों का सबमिशन, यानी कि फॉर्म पी और क्यू को ऐड करके, विच इज 200 प्लस 260 is 460. So 460 is the answer of our second requirement, which is GDP MP. तो हमारा GDP MP निकल आया 460 करोड़। Final requirement is NVA-FC, वो यहाँ फाइंड करते हैं। Our final requirement is to find NVA-FC. We have to find NVA-FC, and we have already found GDP-MP, which is GVA-MP. इसको मैं GVA-MP और GDP-MP दोनों बोल सकता हूं। तो मुझे यहां से NVA-FC फाइंड करना है, इसको मैं NDP-FC भी बोल सकता हूं। बेसिकली मुझे सिर्फ ग्रॉस को और मार्केट प्राइस को चेंज करना है। ग्रॉस से मुझे नेट पे जाना है तो माइनस करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन के लिए मुझे गिवन था कंजम्पशन। उसके अलावा मैं यहां पर एमपी पे हूं, मुझे एफसी पे जाना है तो ऐड बैक करना पड़ेगा NIT। ध्यान से देखिए, ये मैंने फाइंड किया था 460 जीडीपी एमपी माइनस डेप्रिसिएशन इज 120 प्लस NIT।
मुझे यहां पर गिवन था आईटी पेड बाय बोथ फर्म्स, यहां पर सब्सिडीज तो है ही नहीं। एनआईटी का फॉर्मूला तो मैंने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, यानी लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, आईटी माइनस सब्सिडीज, बट सब्सिडीज की फिगर नहीं है हमारे पास, तो हम इसको एज्यूम करेंगे 0 और जो हमारा आईटी होगा वही हमारा एनआईटी हो जाएगा, विच इज 75। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा विच इज 415 करोड़। तो इस तरीके से हमने अपना वैल्यू एडेड मेथड की एप्लीकेशन के साथ एक फॉर्मूला, एक क्वेश्चन को सॉल्व किया। एग्जाम में भी आपको इसी तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे, तो क्वेश्चन घबराने के बिल्कुल नहीं है, बस आपको सभी कंपोनेंट्स का मीनिंग क्लियर होना चाहिए और इजीली इनका आंसर फाउंड कर सकते हो। तो ये था हमारे पास वैल्यू एडेड मेथड, जिसको हमने आज कंप्लीट किया। सो आज की वीडियो का हमारा लास्ट टॉपिक है प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। वैल्यू एडेड मेथड में प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग कहता है कि जब हम वैल्यू ऐड कर रहे होते हैं अलग अलग स्टेजेस पे, तो वैल्यू एडेड प्रीवियस प्रोडक्ट की भी ऐड ना हो जाए। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। हमारा फार्मर वाला जो फेमस एग्जांपल है, फार्मर ने मिलर को बेचा, मिलर ने आगे बेकर को बेचा, बेकर ने फाइनल कंजम्पशन के लिए बेच दिया। इसने इसको बेचा था 500 का, इसने मिलर ने बेकर को बेचा 700 का, 700 का बेकर ने आगे बेचा फाइनल कंजम्पशन के लिए 1000 का। यहां पर वैल्यू एडेड 500 है, यहां पर वैल्यू एडेड हम ऑलरेडी कर चुके हैं 200 है, यहां पर वैल्यू एडेड 300 है, क्योंकि इसने 1000 का बेचा, 700 को परचेज किया था, तो इसने जो वैल्यू ऐड करी वो 300 की करी, यानी हमारी जो टोटल वैल्यू एडेड है वो है 1000। बट गलती क्या हो जाती है कि हम लोग 500 प्लस 700 एंड प्लस 1000 विच इज 2200 को कभी कभी वैल्यू एडेड मान लेते हैं, जो है हमारी प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। तो इस प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए हमारा मेथड बना है वैल्यू एडेड मेथड। यानी हम प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग को अवॉइड कैसे कर सकते हैं? एक, अगर हम वैल्यू एडेड मेथड को यूज करते हैं, सर ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बिल्कुल। यानी अगर हम हर लेवल पे ऐड हुई वैल्यू को ऐड करते हैं तो हम सही वैल्यू एडेड पे पहुंचेंगे। और सेकंड है हमारे पास फाइनल आउटपुट मेथड। फाइनल आउटपुट मेथड में अगर आप इन दोनों लेवल्स को इग्नोर कर दो और ये फाइनल आउटपुट को कंसीडर करो, तो भी आप अपने आंसर पे पहुंच जाओगे। ये देखो वैल्यू एडेड हमारी 1000 थी, तब भी हम अपने आंसर पे पहुंच जाएंगे। तो हमारे पास दो मेथड है प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग को यूज करने में। एग्जाम के अंदर डबल काउंटिंग, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग की थ्योरी पार्ट पूछा जाता है और उसको पूछा जाता है कि उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो हमारे पास दो मेथड है उसको सॉल्व करने के, वैल्यू एडेड मेथड एंड फाइनल आउटपुट मेथड। So this is it for today's video. I hope आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस चैनल के वैल्यू एड मेथड के जो इंपॉर्टेंट नोट्स हैं वो मैंने नीचे पीडीएफ में अटैच कर दिए हैं। थैंक यू सो मच।